बच्चा सब ज्वाइन होते जाएगा, क्लास तुम्हारा स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कुछ? यस। हाँ। यस तो सर। कल हम लोग देखे थे कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, चार्ज को कैसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब कि कैसे चार्ज उत्पन्न तो होता नहीं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में सिर्फ ट्रांसफर होता है उसका, चार्ज को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन चार्ज कैसे हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं वो देख रहे थे कल। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे चार्ज का क्या क्या गुण होता है, आवेश का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, उसको देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, तो लिखो पहले, ऊपर देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखो। चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो देखो पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, इसमें जो भी चीज है एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद तुम लोग नोट कर लेना। कहता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश तुम लोग को पढ़ाए थे। देयरफॉर फॉर द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द चार्ज, लॉ ऑफ सिंपल अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। ठीक है, तुम लोग को वेक्टर में ये पढ़ाए थे कि वेक्टर को जोड़ने का अलग तरीका है। मान लो कि दो फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2, दोनों के बीच एंगल थीटा है। तो दोनों के जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे इसमें, तो वेक्टर का रूल यूज करेंगे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किए, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि इसका आंसर हो जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, लेकिन जो स्केलर है, जैसे मास क्या है, स्केलर है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लो 2 किलो मास था और 4 किलो मास। ठीक है, तो कितना करेंगे, 6 किलो मास हो गया टोटल। ठीक है, तो स्केलर को ऐसे ही जोड़ देते हैं, जैसे कि बचपन से जो हम लोग सीखते आए हैं 8 क्लास तक, वो किसका जोड़ घटाव था, स्केलर का। तो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, उसको स्केलर की तरह ही जोड़ देना है, जैसे सिंपल अलजेब्रा, जैसे बीज गणित जो पहले यूज करते थे 8 क्लास, उसी का उपयोग करके उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए इसके जोड़ घटाव के लिए कौन सा अलजेब्रा यूज करेंगे, सिंपल अलजेब्रा, जो कि हम लोग 8 क्लास तक पढ़ते थे। ठीक है, वही लिखा हुआ है। यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसलिए इसके जोड़ तथा घटाव के लिए, यहाँ पे हो जाएगा, इसके जोड़ तथा घटाव के लिए सरल बीजगणित का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला नियम है। चार्ज क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए इसके जोड़ घटाव के लिए कौन सा नियम उपयोग करते हैं, तो सरल बीजगणित का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये कहता है कि चार्ज इज ए कंजर्व क्वांटिटी, चार्ज क्या है, एक संरक्षित राशि है। इट नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं। ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, चार्ज क्या है, एक संरक्षित राशि है, इसको ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर इसका चार्ज यहाँ से यहाँ जा सकता है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है उसका, लेकिन कहीं वो खत्म नहीं होता है, कहीं ना कहीं है, यहाँ से निकल के वहां जाएगा, फिर या तो हो सकता है यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या था, तो पहला लॉ ये था कि चार्ज एक अदिश राशि है, इसलिए इसके जोड़ घटाव के लिए, ठीक है, अदिश के नियम का उपयोग करते हैं, जैसे सिंपल अलजेब्रा जो फॉलो होता था अंडर 8 क्लास तक, उसका उपयोग करते हैं। दूसरा लॉ क्या है, चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है, इसको ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसको नोट कर लो।
कहीं कोई दिक्कत है तो बताओगे। यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसके जोड़ और घटाव के लिए सरल बीजगणित का उपयोग किया जाता है। चलो ये दोनों लिखो, दो प्रॉपर्टी। हो गया जी। नो सर। चलो ठीक है, नोट करो। देखो, ऑनलाइन क्लास का फायदा तभी होगा जब पेन पेपर लेके बैठोगे, नोट करना है। जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, कुछ लिखाते हैं तो बोलते हैं नोट कर लो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऐसे उड़ाते चले जाएंगे, तुमका तो सब रखा का रखा ही रह जाएगा, तो कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो उसी तरह सब यूज करो। हम यहाँ पढ़ाएंगे, फिर नोट भी तुम लोग को करना है। जो साथ में हो जाता है हो जाता है, ठीक है ना। इस सोच लोग है ये सब तो रिकॉर्डिंग रखा रहेगा, कर लेंगे, तो कभी होने वाला नहीं है। पेन पेपर एकदम साथ में लेके बैठना है। हो गया जी। यस सर। चलो बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। तीसरा जो लॉ है वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश के क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत इसको बोलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या कहता है आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत? पॉसिबल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु पर जो संभव आवेश है, किसी वस्तु पर जो संभव आवेश है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। किसी वस्तु पर संभावित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। अब समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। देखो ध्यान से समझना, समझने वाला चीज है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इससे हम या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं,
या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसा ही कर सकते हैं ना जी। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणज होगा ना, होल नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक, या तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मान लो कि n इलेक्ट्रॉन निकला, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला, n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन इससे निकला, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस Ne। ठीक है, अब इसमें n क्या है, तो n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसके जगह पर, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ई क्या है, तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण लेना है, प्लस माइनस नहीं, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो फिर से समझा रहा हूं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर इलेक्ट्रॉन का वही पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होना था। 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर निकला तो प्लस लेंगे। ठीक है, वही अंदर आता तो क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, तो देखो एक बार पॉजिटिव वाला, फिर ये तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, निगेटिव वाला समझाते हैं। देखो, मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था, उसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन आया या 2 आया। ठीक है, या 3 आया, या फिर मान लो n आया, n कोई संख्या है, 10 20 50 100 कुछ भी। तो इसमें क्या हो गया, अंदर आया तो माइनस लेंगे उसमें। ठीक है, बाहर गया था तो क्या लिए थे, Q बराबर प्लस एन। अंदर आया तो क्या लेंगे, Q बराबर माइनस एन। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नोट करो इसको, कहीं कोई समस्या है तो बोलो, फिर से समझाएंगे। रफ वाला भी नीचे नोट करना है, जो रफ किया ना वो भी नोट करना है।
क्वांटीकरण लिखल है सर। हो गया आवेश क्या का जी? हाँ, आवेश में क्या लिखे हैं? क्वांटीकरण। आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। हो गया जी? नो सर। हो गया सर। चलो ठीक है। तो देखो, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या यूज होगा? Q बराबर प्लस एन ई। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या लिखेंगे? Q बराबर माइनस एन ई। Q क्या है? उस पर चार्ज कितना हुआ? N क्या है? इंटीजर है, 1 2 3 4 5 ये होगा। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। सिर्फ उसका परिमाण लेना है। कितना लेना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो दोनों को मिला के जब लिखेंगे तो मिला के क्या हो जाएगा? तो मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यही क्वांटीकरण का जो सिद्धांत हुआ ना, उसका मैथमेटिकल फॉर्म यही हुआ। ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, और डिफिनीशन उसका याद रखना है बस। Q क्या है? चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखते चलो साथ साथ। वस्तु का आवेश। एन क्या है? इंटीजर। 1 2 3 अभी बता ही रहे थे, ये सब हो सकता है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ परिमाण लेना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी होता है। चार, तीन में से दो लिखने के लिए कहता है, तो दो तुमको जो याद रहेगा, तीनों करना है। जो याद रहेगा उसको लिख लेना। क्वेश्चन आंसर कैसे पूछता है? जो जो पूछा हुआ है सब ऐसे ही लिखा देते हैं, यानी कि लास्ट में फिर कहना सर ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, क्वेश्चन गेस कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक स्टार्ट होता है, कुछ याद आता है ऐसा कि इसको पूछता है तो लिखवा देते हैं। हो गए सर। चलो इस पे देखो, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन बनाओ। पॉसिबल चार्ज
चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर संभव आवेश है। ठीक है, नोट करो इसको। 1.6 into 10 per power minus 20 coulomb. B 3.2 into 10 per power minus 21 coulomb. C 4.8 into 10 per power minus 18 coulomb. D none of these. बनेगा कि बताएं जी? बताएं? चलो देखो। यस देखो, ये ऑप्शन से चेक करना है। Q बराबर NE हम लोग यूज करेंगे। Q का मान दिया हुआ है, ये पुट करेंगे हम। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 20। ठीक है, N का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। E का वैल्यू कितना होता है? तुम लोग का भी लिखा है, इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1.6 से 1.6 कट गया। ठीक, N का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कूलम इसका भी होगा, इसका भी, ये भी कट जाएगा। तो N का वैल्यू निकालना है 10 पर पावर माइनस 20 बटा क्या लिखेंगे? 10 पर पावर माइनस 19 बराबर N।
इधर नीचे माइनस में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। तो 10 पर पावर -20 गुने 10 पर पावर 19, तो क्या हो गया n। तो 10 पर पावर -1 बराबर n हो गया। तो n का वैल्यू 1/10 आया ना जी। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 0.1। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर नहीं है ना रे। ठीक है, 1 2 सर 3 4 5 बोले थे कि वैल्यू होना चाहिए, इंटीजर ये नहीं है, तो ये आंसर नहीं, ये ऑप्शन खत्म। वैसे ही सब में चेक करो बी सी में कि किसमें इंटीजर है, जिसमें इंटीजर होगा वही पॉसिबल होगा, बाकी संभव नहीं है। समझे बात को? तो चेक करो और चेक करके बताओ कौन सा आंसर है। 1 2 3 4 5 हो, इस तरीके से आना चाहिए। 10 20 50 100 1000 दशमलव में नहीं आना चाहिए। कौन हुआ आंसर बताओ। इतना टाइम लगता है रे? हम्म, डिलीट करें इसको? कौन आंसर हुआ? चलो कर लेना आराम से। हाँ, ये सब बाद में नोट्स बनाता है क्या जी, लिखता उखता है। देखो, इसका एन बरा इसको सी आंसर हो जाएगा, एन बराबर आ जाएगा उसमें 30 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, यही ऑप्शन होगा। नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलो आगे देखो, हेडिंग डालो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये हेडिंग डालो। क्या लिखा हुआ है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये हेडिंग डालो। गोल्ड का होता है सोना, लीफ मतलब पत्ती, इलेक्ट्रोस्कोप इसका नाम है। हिंदी देखेंगे तो हिंदी इसका कुछ नहीं होगा, हिंदी हो जाएगा गोल्ड का स्वर्ण, तांबा का पत्ती, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये हेडिंग डालो। ठीक है, हो गया हेडिंग रे? यस सर। अब देखो होता क्या है, ये कि यह एक यंत्र है जिससे आवेश का परिमाण पता चलता है, मैग्नीट्यूड पता चलता है, और उसका एक तो परिमाण पता चलता है, तो उसका नेचर प्रकृति पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये भी पता चलता है। ठीक है, तो यह एक यंत्र है जिससे किसी आवेश का क्या पता चलता है, परिमाण पता चलता है तथा उसकी प्रकृति भी पता चलती है।
अब यंत्र कैसा है, तो देखो फिगर ये दिया हुआ है, यही फिगर है, ठीक है। एक रड होती है, मेटल का रड होता है, ठीक है, जैसे रड यहाँ तक गया है, ठीक है। और एक डब्बा के अंदर है, तो डब्बा रड को टिकाने के लिए एक रबर रहता है, रबर के बीच से ही ऐसे रड गुजरता है, बीच से ऐसे एक रबर लगा हुआ है बीच में, ऐसे रड गुजरता है, ठीक है। तो रबर के बीच में रड गुजरेगा, और नीचे दो है जो सोना का पत्ती लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ये देखो, ऐसे ऐसे सोना का पत्ती लगा हुआ रहता है दोनों। ये दोनों का सोना का पत्ती जो है वो मोशन कर सकता है। जैसे यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक पत्ती ऐसे लगा रहता है और दूसरा वाला पत्ती ऐसे लगा रह सकता है, ठीक है। दोनों पत्ती ऐसे ऐसे घूमा गया, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ऐसे घूम सकता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, ऊपर एक मेटल नोब, मतलब ऊपर एक मेटल का धातु का एक प्लेट ऊपर लगा रहता है, बीच में एक रड रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक रबर है, ठीक है, फिर दो पत्ती लगी रहती है सोना की, ठीक है। ग्लास का विंडो होता है ताकि हम लोग देख पाए, ठीक है, यहाँ विंडो लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये पत्ती लीव लीव मतलब पत्ती होता है, LEVA, ठीक है। तो ये हुआ फिगर। अब तुम लोग को बनाना कौन है, सिर्फ ये वाला फिगर बनाओ, ये वाला बीच वाला ये बनाओ। उसको एक्सप्लेन करते हैं अब कि कैसे ये मतलब कि मेजर करता है चार्ज को। हो गया जी। नो सर। हो गया। चलो आगे देखते हैं। देखो अब ये काम कैसे करता है। तो मान लो कि ये रड था, ठीक है। तो इसमें दो पत्ती ऐसे लगी हुई थी सोना की नीचे। अब एक पॉजिटिव चार्ज रड था, इसको ऐसे हम सटाए इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज रड था। तो हुआ ये कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हुआ इसमें, तो कुछ इधर चलाया कुछ इधर चलाया, ठीक है। तो पहले से हम इसको चार्ज कर लिए, अब क्या है उस रड को हटा दिए, तो रड को हम हटा दिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज उस पर अभी भी है, इसको चार्ज कर लिए थे हम पहले से। अब क्या है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो पता करना है। तो इसको इसमें सटाएंगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, क्या चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज होगा,
तो ऐसे जो है दोनों पत्ती नजदीक आ जाएगा। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, मतलब पहला वाला का उल्टा, अगर पहला वाला का उल्टा हुआ, नेगेटिव हुआ, तो पत्ती नजदीक आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पत्ती और दूर जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे ऐसे कैसे सर, निगेटिव चार्ज होगा तो कैसे नजदीक आएगा? तो देखो एक्सप्लेन करते हैं, निगेटिव चार्ज होगा तो कैसे नजदीक आएगा। तो देखो करके दिखाते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज है, मान लो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे मान लो नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज इसमें गया। ठीक है। तो आधा इधर गया आधा इधर गया, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, दो इधर गया दो इधर गया। ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देगा, न्यूट्रल, ये दोनों चार्ज तो गया, ये दोनों चार्ज भी गया। ठीक है। तो अब जो पत्ती पे चार्ज बनेगा, बचेगा इस ऑब्जेक्ट को सटाने के बाद, वो सिर्फ क्या होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। पहला वाला पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा वाला पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो एक एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, पत्ती थोड़ा सिकुड़ जाएगा। ठीक है। जैसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा ना। ठीक है। जितना ज्यादा, पहले ज्यादा तीन तीन पॉजिटिव चार्ज था तो तीनों के बीच रिपल्सन ज्यादा लग रहा था तो फैला हुआ था। ठीक है। अब कम गया तो क्या हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है। तो पहले से जो चार्ज दोगे वो तो तुमको पता रहेगा कि हम प्लस दिए थे कि माइनस दिए थे। तो पहले से जो चार्ज दोगे उसका अपोजिट रहेगा तो पत्ती सिकुड़ जाएगा। अगर उसी के जैसा रहेगा, ठीक है, मान लो ये प्लस प्लस होता, ठीक है, ये क्या होता प्लस प्लस, तो और ज्यादा प्लस प्लस बढ़ जाता तो ये पत्ती क्या हो जाता, फैल जाता ना। ठीक है। तो पहले से जो चार्ज दिया गया है उसी के जैसा चार्ज दोगे तो पत्ती और फैलेगा। और अगर उसके विपरीत आवेश देते हो तो पत्ती क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो तुमको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, तो पता चल जाएगा। ठीक है। अगर फैल गया तो उसी के जैसा है। तो क्या लिखाया गया था, क्या बोले थे कि इससे प्रकृति पता चलता है, नेचर पता चलता है। तो नेचर तो हम लोग को पता चल गया कैसे। और दूसरी बात है इसका परिमाण पता चलेगा। तो परिमाण कैसे पता चलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? तो जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा फैलेगा या सिकुड़ेगा। ठीक है। मान लो हम चार्ज दिए 0.01 कूलम, तो 2 डिग्री फैला, तो निश्चित है 0.02 कूलम देंगे तो कितना होगा, 4 डिग्री फैलेगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा उसका परिमाण है, तो परिमाण का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना ज्यादा इसका डेविएशन होगा उतना ज्यादा परिमाण है। ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से दो चीज का पता लगा सकते हैं, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका प्रकृति, परिमाण, परिमाण और प्रकृति। ठीक है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो लिखा देते हैं, जो काम देगा तुमको सिर्फ इतना याद रखना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप is used to determine the nature and magnitude of the charge. स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग आवेश की प्रवृत्ति एवं परिमाण ज्ञात करने में होता है। नोट कर रहे हैं यहाँ तक?
हो गया सर। हो गया। तो इतना क्लास अभी रहने देते हैं, रुक जाओ तुम लोग।